नमस्कार साथियों, एक्सरसाइज 1.5 विविध प्रश्नावली का 16वां प्रश्न ओटी टाइप का प्रश्न है। एक सेट दिया है, एक समुच्चय ए दिया है 1 2 3। यदि a इक्वल 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हों और जो स्वतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या बताओ। प्रश्न यह है कि ऐसे संबंध बताने हैं कि जिसमें 1 2 और 1 3 है, जिसमें 1 2 और 1 3 1 2 और 1 3 आवश्यक रूप से शामिल हों, स्वतुल्य और सममित हैं। स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य है। सममित मीन्स सिमेट्रिक, सममित है, संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे संबंधों की संख्या बतानी है। तो ओटी टाइप का प्रश्न है, पेपर में वस्तुनिष्ठ में आता है। तो एक संबंध R1 ले लिया। अब देखो, स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हैं उनका डबल होना चाहिए। ऐसे 1 का डबल 1 1, 2 का डबल 2 2, 3 का डबल 3 3। तो स्वतुल्य है, सममित है। सममित देखते हैं, सममित में उल्टे होना चाहिए। 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है। अब इसमें 1 2 और 1 3 और लेना है। तो आप जैसे ही 1 2 लोगे तो इसे सममित बनाने के लिए, सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा होना चाहिए। आपने 1 3 लिया तो 3 1 लेना पड़ेगा। इस प्रकार ये ऐसा संबंध है जो स्वतुल्य है। देखो, सभी ए के सभी अवयवों का डबल आर में है, सममित है, सभी का उल्टा आर में विद्यमान है, संक्रामक नहीं है। देखो, संक्रामक क्यों नहीं है, यहाँ से देखें 3 1 ए बी हो गया, 3 1 और 1 2 ए बी और बी सी, 3 1 ए बी हो गया, 1 2 बी सी हो गया, बी 1 है देखो दोनों जगह। अब ए सी होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। तो इसमें 3 2 नहीं है। यदि इसमें 3 2 भी हो जाए तो ये संक्रामक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य और सममित होना चाहिए। तो ये एक ऐसा संबंध है जो स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है, और जिसमें 1 2 और 1 3 भी शामिल हैं। अब आप दूसरे और लोगे, ऐसे देखो एक R2 लें तो R2 में 1 1 लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा, 3 3 लेना पड़ेगा, 1 2 लेना पड़ेगा, तो 2 1 उल्टा लेना पड़ेगा, 1 3 आएगा तो 3 1 भी आएगा। अब आपके बच क्या गए इसमें से, देखो 1 1 आ गया, 2 2 3 3, 1 2 आ गया, 2 3 नहीं आया। तो 2 3 जैसे ही आप इसमें लोगे तो उल्टा 3 2 लेना पड़ेगा, और 2 3 ले लिया, 3 2 ले लिया, तो आपको 3 3 तो है ही इसमें। अब आप देखो, ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक। 2 और बचे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। R2 में 9 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये 2 और बचे थे, ये और लिख लिए मैंने। अब ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, जबकि संक्रामक नहीं होना चाहिए, इसलिए R2 नहीं होगा। तो केवल एक संबंध है, आंसर ए होगा 1। केवल एक संबंध ऐसा है जो स्वतुल्य और सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। एक सेट ए दिया है 1 2 3।
अब जिसमें अवयव 1 2 हो, जिसमें 1 2 अवश्य हो, तो तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है। तुल्यता संबंध बताने हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंधों की संख्या, क्वेश्चन मार्क। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं। तुल्यता संबंध का मतलब है कि वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो देखो पहला तुल्यता संबंध देखते हैं। R1 ले लिया, 1 1 लेना पड़ेगा, 2 2 3 3। एक है सभी अवयवों के डबल ले लिए, इसका मतलब ये स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया और संक्रामक भी हो गया। लेकिन इसमें 1 2 और लेना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसमें 1 2 लिया तो इसे सममित बनाने के लिए 2 1 लेना पड़ेगा। अब आप देखो स्वतुल्य है, डबल है, सममित है, उल्टे हैं सभी के, संक्रामक देखते हैं। यहाँ तक तो है 1 2 ले लिया, 2 1 है, ए बी बी सी, तो ए सी 1 1 होगा इसमें। इसके बाद 1 2 है, 2 2 है, तो ए सी में 1 2 होगा, 1 2 हैगा। इसके बाद 2 1 है और 1 से 1 2 है, 2 1 1 1, 2 1 1 2, तो 2 2 होना चाहिए है, 2 1 1 1, तो 2 ए सी 2 1 होना चाहिए, 2 1 हैगा। तो ये एक ऐसा संबंध है R1 जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हैं, तो इसे तुल्यता संबंध कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो एक तो ये तुल्यता संबंध हो गया। और देखते हैं R2, दूसरा देखते हैं। 1 1 लिया, 2 2 लिया, 3 3 लिया, 1 2, इतने तो देखो 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है। 1 2 लेना ही पड़ेगा, उसने कहा है कि 1 2 इसमें जरूर हो। 1 2 लिया है तो अब 2 1 लेना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो वही हो गया तुल्यता संबंध। अब आगे लें 1 3 लें, 1 और 3, तो उल्टा 3 1 लेना पड़ेगा। और 1 3 3 1, 2 3 लें तो उल्टा 3 2 लेना पड़ेगा। अब आप देखो जो पूरा संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो एक तुल्यता संबंध जो हो गया। इसमें समुच्चय एक ही सभी अवयवों का डबल है, इसलिए स्वतुल्य है। जितने भी इसमें क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं उनका उल्टा इसी में है, इसलिए सममित है। संक्रामक के लिए ए बी है, बी सी है और ए सी भी है। आप कोई सा चेक कर लो, ए बी बी सी ए सी तीनों है, तो ये तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंधों की संख्या 2 हो गई, तो इसका आंसर होगा बी। पार्ट बी ऑप्शन है, आंसर है 2। इसके बाद ये दोनों ही ओटी टाइप के प्रश्न थे, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। 18वां प्रश्न 4 अंक का आता है, बड़ा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको एक फलन दिया है f सच दैट R2R रियल नंबर से रियल नंबर में इस प्रकार परिभाषित चिन्ह फलन है। जो f जो फलन है वो चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। f आपको दिया है 1 यदि x ग्रेटर देन 0, 0 यदि x इक्वल 0, -1 यदि x लेस देन 0। तो जो आपको सिग्नम फंक्शन दिया है, एक फलन g दिया है, R2R है और fx gx महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। महत्तम पूर्णांक फलन आपने 11th में पढ़ा है। प्रश्न में बताना है क्या FOG तथा GOF अंतराल 0,1 में संपाती हैं। प्रश्न में बताना है क्या FOG तथा GOF अंतराल
अंतराल 0 1, 0 की साइड से ओपन है और 1 की साइड से क्लोज है। हिंदी मीडियम में ऐसा दिया है, वो गलत है, उसे सही कर लेंगे। इधर से ओपन है तो क्या FOG तथा GOF अंतराल में समपाती हैं। ये आपको पता लगाना है कि ये दोनों समपाती कोइंसिडेंट है कि नहीं है, कोइंसाइड है कि नहीं है। तो देखते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन को समझ लो। यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तब महत्तम पूर्णांक फलन x होगा वो 0 होगा। ऐसे 0 1 के बीच में आपने 0.8 लिखा, तो इससे छोटा पूर्णांक चाहिए तो 0 आएगा। तो 0 1 जब x को बिलोंग करेगा तब महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 होगी यदि x का मान 0 और 1 के बीच में है, और इसकी वैल्यू 1 होगी यदि x इक्वल 1 है। इस अंतराल को दो भागों में तोड़ दिया, ये 0 है, ये अपना 1 है, तो 0 से 1 तक, 0 1 के बीच में और 1 अलग ले लिया। इस तरह से महत्तम पूर्णांक फलन x है यहाँ पर, x का मान 0 1 के बीच में, तब x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 0 होगा। x 1 है तो 1 का महत्तम पूर्णांक 1 होगा। अब आपको फॉग निकालना है, FOGX, f of gx, f of gx का मान है महत्तम पूर्णांक फलन x। अब आप देखो, यदि x बिलोंग्स टू 0, 1, x का मान 0 1 के बीच में, तब जो महत्तम पूर्णांक फलन x है वो 0 होगा। तो f महत्तम पूर्णांक फलन के स्थान पर 0 आ जाएगा जब x 0 1 को बिलोंग करता है। और यदि x इक्वल 1 है, तो x इक्वल 1 है तब महत्तम पूर्णांक फलन x का मान 1 होगा। और इसे आगे सॉल्व करें, f0, x का मान 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में माने 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तब f0 1 होगा। x का मान 0 और 1 के बीच में है, तब f0 0 से बड़ा है। एक मिनट, x का मान 0 और 1 के बीच में, तब f0 0 होगा। और x का मान 1 है, इसमें x 0 से बड़ा, तो तब fx का मान 1 होगा यदि x बिलोंग्स टू 0, 1, और यदि x इक्वल 1। इस प्रकार फंक्शन fx की वैल्यू, FOGX की वैल्यू एक बार 0 आ गई और एक बार 1 आ गई। यहाँ पर एक बार फिर ध्यान से समझ लो, f0 का मान, f0 माने x 0 है, x का मान कितना है, x 0 1 को बिलोंग भले ही कर रहा है, लेकिन x के स्थान पर 0 है, तो f0 रखेंगे तो 0 पर 0 आएगा। और x 1 है, यहाँ पर f1 आएगा। और जब 1 है जे, तो 1 0 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 0, तब 1 आएगा। तो दो मान आ गए 0 और 1। अब गॉफ देखते हैं, गॉफ x, g ऑफ fx, g। अब fx का मान जब x बिलोंग्स टू 0 1, x का मान 0 1 के बीच में माने 0 से बड़ा है, तब आपका fx 1 आएगा। ध्यान से देखो, fx का मान 1 आएगा जब x 0 से बड़ा है, x 0 1 को बिलोंग कर रहा है, 0 1 के बीच में माने 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तब fx 1 आएगा। और g 1 हो जाएगा, g 1 निकालोगे तो महत्तम पूर्णांक फलन 1 आएगा। और
वन का महत्तम पूर्णांक फलन वन होता है। इस प्रकार फॉग की वैल्यू 0 और 1 आ गई और गॉफ की वैल्यू 1 आ गई। अब आप देखो यहाँ x बिलोंग्स टू 0, 1 के लिए देखो x, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0। x बिलोंग्स टू 0, 1 के लिए गॉफ 1 है और x बिलोंग्स टू 0, 1 के लिए फॉग 0 है। इसी में, इसी अंतराल में 0, 1 में जे फॉग 0 है और 0, 1 में गॉफ 1 है। तो जो 0 है जो 1 है बराबर नहीं है के लिए फॉग x इक्वल 0 तथा गॉफ x इक्वल 1, यहाँ फॉग नॉट इक्वल गॉफ, अतः अंतराल 0, 1 में फॉग और गॉफ संपाती नहीं है। फॉग एंड गॉफ आर नॉट कोइंसिडेंट इन इंटरवल 0, 1 और इस अंतराल में संपाती नहीं है। अतः अंतराल 0, 1 इधर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। जब इस अंतराल में नहीं है तो इसमें तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा अंतराल है। यहाँ 1 से छोटे हैं, इसमें 1 भी शामिल है। मैं भी फॉग और गॉफ संपाती नहीं होंगे। अब आप एक बार दोबारा समझेंगे। आपको एक फलन f दिया है, चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन है। एक फलन g दिया है, महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन का मान 0 और 1 के बीच में 0 होता है और 1 में 1 होता है। अब फॉग x है, फॉग gx, f gx का महत्तम पूर्णांक फलन x है। x 0, 1 को बिलोंग करता है, यहाँ से देखो तब ये 0 आएगा और 1 को बिलोंग करता है तब 1 आएगा। अब f 0 कितना आएगा, x के स्थान पर 0, f 0, x का मान 0 है तो f 0, 0 आएगा। अंतराल से कोई मतलब नहीं है। और x का मान 1 है, 1 माने 0 से बड़ा, तब fx 1 आएगा तो 1 आ गया। तो 2 मान आ गए। गॉफ निकालेंगे, g ऑफ fx मीन्स g fx का मान इस अंतराल के लिए 0, 1 के लिए fx का मान 0, 1 का मतलब है 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए 1 है तो 1 आ गया fx का मान। g 1 निकालोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो महत्तम पूर्णांक फलन 1 आएगा और महत्तम पूर्णांक फलन 1 होता है। तो ये 1 है इस अंतराल में और फॉग इस अंतराल में 0 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। अतः इस अंतराल में संपाती नहीं है तो इस अंतराल में भी ये संपाती नहीं होंगे। इस प्रकार 18वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओटी टाइप में आता है पेपर में। इसको एक फॉर्मूले से कर लेंगे। फॉर्मूला जो है कि द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, इसका फॉर्मूला है n⁴n², जहाँ n क्या चीज़ है, समुच्चय के अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, समुच्चय में कितने अवयव हैं। अब आपको एक सेट दिया है, ए ले लिया, इसको सेट है a, b और वो कह रहा है इस समुच्चय में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बताओ, बाइनरी ऑपरेशन की संख्या बताओ। तो यहाँ n 2 हो जाएगा तो इसकी संख्या हो जाएगी बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाओं की
संख्या बराबर n टू दी पावर n स्क्वायर, n का 2 टू दी पावर 2 का स्क्वायर, 2 टू दी पावर 4 मीन 16। तो ऑप्शन बी सही है, बी ऑप्शन सही है, 16 आंसर हो गया। इस प्रकार से विविध प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करना। कोई समस्या हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल शेयर करेंगे। धन्यवाद।